नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की हमारी क्लास रहेगी पॉपुलेशन पे। जनसंख्या किसे कहते हैं? जनसंख्या एक निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को कहते हैं, जिसके अंतर्गत पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल होते हैं। जनसंख्या में कभी वृद्धि और कभी कमी देखने को मिलती है। जनसंख्या स्थिर नहीं रहती है। इस प्रकार से जनसंख्या के बदलाव को प्रभावित करने वाले कारक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास हैं। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास क्या होते हैं? प्रति 1000 पॉपुलेशन के ऊपर कुल जन्मे बच्चों को जन्म दर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ में ही प्रति 1000 जनसंख्या के संदर्भ में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। प्रवास किसे कहा जाता है? ये पलायन की प्रोसेस है, यानी जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाता है किसी कारण से, तो उसे प्रवास कहा जाता है। ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन हम किस में करते हैं? जनसंख्या भूगोल में करते हैं। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की शाखा है। जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए जलवायु, धरातल, जल की उपलब्धता, मृदा का प्रकार, कृषि भूमि इत्यादि प्रभावित करते हैं। पॉपुलेशन कभी भी स्थिर नहीं रहती है, बदलती रहती है। पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ सर्टेन कंट्री इन सर्टेन टाइम। द पॉपुलेशन इज नॉट कांस्टेंट फॉर सम टाइम, इट इंक्रीज एंड सम टाइम इट डिक्रीजेस। ठीक है, तो कभी बढ़ती है जनसंख्या, कभी कमी दर्ज की जाती है। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट, जैसा कि शब्द से ही अर्थ पता चल रहा है कि विस्फोट का अर्थ है जनसंख्या का एकदम से बढ़ जाना। तो ऐसे कैसे बढ़ेगा जनसंख्या? जनसंख्या जब बढ़ सकती है जब मृत्यु दर में कमी हो। ठीक है, मृत्यु दर या तो जन्म लेने वाले बच्चों की मृत्यु अधिक होती है या फिर वृद्ध मृत्यु दर अधिक होती है। अर्थात चिकित्सा सुविधाएं जब आ जाती हैं तो उनके कारण से कुल जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है वो अधिक हो जाती है, अर्थात वो बच्चे जीवित रहते हैं। तो जन्म दर पर जो मृत्यु दर है वो कम हो जाती है और इसी के साथ ही जो मृत्यु दर होती है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। जब वृद्ध मृत्यु दर कम हो जाती है अर्थात जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है। जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य है जीवन जीने की जो आयु है उसमें वृद्धि का होना, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होना कहलाता है। ठीक है, तो इन सब के संयुक्त प्रभाव के कारण से जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। इसी स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। ठीक है, कुल जन्मे जो बच्चे हैं चिकित्सा सुविधाओं के कारण से वो बच्चे मृत नहीं होते हैं, अर्थात जन्म दर है वो अधिक होती है तथा इसके साथ में ही मृत्यु दर में कमी आ जाती है। तो जनसंख्या में विस्फोट होता है, अचानक से जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, जन्म दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 कुल जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। मृत्यु दर किसे कहते हैं? 1000 जनसंख्या पर जो मौतें होती हैं, जो मृत्यु होती है, उन्हीं को कहा जाता है मृत्यु दर। अर्थात एक वर्ष में कितनी मौतें हो रही हैं 1000 लोगों के प्रति, तो उसे मृत्यु दर से आंका जाता है। नेक्स्ट देखिए, लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं, ये लिंगानुपात को दर्शाता है। अर्थात महिलाएं और पुरुषों का जो रेशियो होता है वो ही लिंगानुपात कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, लिंग संरचना क्या है? किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित क्षेत्र है
जहां पर पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है उन्हीं के स्तर को क्या कहा जाता है, लिंग संरचना कही जाती है। जैसे छोटे बच्चों में लिंगानुपात क्या है, इसी के बाद में प्रौढ़ावस्था में और वृद्धावस्था तक लिंग संरचना किस प्रकार से दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, लिटरेसी रेट या साक्षरता दर किसे कहते हैं। साक्षरता से अभिप्राय है पढ़े लिखे लोगों की संख्या। तो भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष या अधिक आयु के साक्षर व्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है और इसे कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है तथा इसे 100 से गणना की जाती है, यानी गुणा किया जाता है, तो साक्षरता दर निकल के आती है। अर्थात पढ़े लिखे लोगों की संख्या यानी साक्षर लोगों की संख्या डिवाइड बाय कुल जनसंख्या, 100 से इसे गुणा करेंगे तो साक्षरता दर निकल के आती है। नेक्स्ट देखिए, दशकीय वृद्धि दर क्या होती है। जनसंख्या में 10 वर्ष के दौरान जितनी भी जनसंख्या बढ़ी है उसे कहा जाता है दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, यह एक विशेष दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत का अवलोकन करता है। कुछ रिकॉर्ड जनसंख्या में वृद्धि और उसकी कमी को केंद्रित करते हैं। इसे दशक कहा जाता है। चूंकि दशक में 10 वर्ष की अवधि होती है इसलिए इसे दशकीय वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वार्षिक वृद्धि दर। अब देखिए, जनसंख्या की गणना है वो 10 साल में की जाती है इसलिए उसको दशकीय वृद्धि दर कहा जाता है। इसी के साथ में एवरेज निकाल के जब एक वर्ष विशेष में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है, वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या की सकारात्मक और नकारात्मक वृद्धि। देखिए, सकारात्मक वृद्धि का अर्थ होता है कि जनसंख्या बढ़ रही है और नकारात्मक वृद्धि दर का अर्थ होता है कि जनसंख्या घट रही होती है। जनसंख्या का वितरण से तात्पर्य है कि एक प्रदेश विशेष में या किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की जो संख्या है उसे कहा जाता है जनसंख्या वितरण, कि अलग अलग भूभाग पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, किस स्थान पर जनसंख्या का जमावड़ा अधिक है और किस स्थान पर जनसंख्या कम दिखाई पड़ती है, इसे ही जनसंख्या का वितरण कहा जाता है। तो आसान भाषा में अगर हम इसे समझें तो किसी क्षेत्र विशेष में लोग कितनी संख्या में निवास करते हैं और कहाँ रहते हैं उसी को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, प्रत्येक एक वर्ग किलोमीटर एरिया पर कितने लोग निवास करते हैं का अनुपात ही क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी देश के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को उस देश की जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। देखिए, जनसंख्या घनत्व को मापने के लिए कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से डिवाइड किया जाता है, कि किसी प्रदेश विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या को और वहां के कुल भूमि को, अर्थात वहां के कुल क्षेत्रफल को निवास करने वाले लोगों की संख्या को डिवाइड किया जाता है कुल क्षेत्रफल से, तो क्या आता है, जनसंख्या घनत्व निकल के आता है। मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या है वो 10 लाख है और वहां का क्षेत्रफल है वो 10,000 वर्ग किलोमीटर है, तो इस स्थिति में वहां का जनसंख्या घनत्व है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निकल के आएगा। ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होती है उन्हें सघन आबादी वाला क्षेत्र कहा जाता है। यानी जहां पर 1 वर्ग किलोमीटर एरिया होता है और वहां पर 200 व्यक्ति निवास करते हैं तो उसे सघन आबादी वाला क्षेत्र कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व के अलग अलग प्रकार हैं। ये जो घनत्व हमने निकाला ये गणितीय घनत्व होता है। इसके साथ में ही देखिए कृषि घनत्व, नंबर 2, नंबर 3 में है कायिक घनत्व या फिर पोषक घनत्व। कायिक घनत्व या पोषक घनत्व का मतलब होता है कि कुल जनसंख्या
डिवाइड बाई कुल कृषि क्षेत्र, अर्थात इतना कृषि एरिया है उस पर सभी जनसंख्या के लिए पोषण प्रदान किया जाता है। काय घनत्व इंगित करता है। कृषि घनत्व से तात्पर्य है कृषि में संलग्न जनसंख्या डिवाइड बाय कुल कृषि क्षेत्र। ठीक है, इसके साथ में एक घनत्व और रह जाता है, आर्थिक घनत्व से तात्पर्य है कुल क्षेत्र की जनसंख्या और वहां के कुल संसाधन को आर्थिक घनत्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। किस स्थान पर पॉपुलेशन अधिक पाई जाएगी और किस स्थान पर जनसंख्या का वितरण है वो कम देखने को मिलेगा। सबसे पहला कारक है भौगोलिक कारक, जल की उपलब्धता। जिन स्थानों पर जल की उपलब्धता होती है वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जैसे कि नदी के किनारे हो सकता है, झील हो सकता है या कोई तालाब हो सकता है। जहां पर जल की उपलब्धता अधिक होती है वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। नेक्स्ट देखिए, भूमि का ढाल या भू आकृति। पर्वत है या पठारी रीजन है या फिर मैदानी रीजन है। पर्वतों पर जनसंख्या कम निवास करती है क्योंकि पर्वतों पर जलवायु विरल होती है, जलवायु कठोर होती है। इसी के कारण से वहां पर लोग सरवाइव कम कर पाते हैं, यानी पर्वतों पर कम पॉपुलेशन पाई जाएगी बजाय कि पठार के, और पठार की अपेक्षा मैदानी क्षेत्र में अधिक पॉपुलेशन निवास करती है क्योंकि मैदानी क्षेत्र पर कृषि भूमि उपलब्ध हो जाती है और अनाज वहां पर उत्पादन अधिक किया जा सकता है। इसी के कारण से यहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। नेक्स्ट देखिए, जलवायु प्रभावित करती है किसी भी स्थान की जनसंख्या को। जलवायु के प्रकार उष्ण है, उपोष्ण है, शीतोष्ण है तथा शीत जलवायु है। तो शीत जलवायु में या फिर अधिक उष्ण जलवायु में कम जनसंख्या निवास करती है, जैसे कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वाला क्षेत्र है, यानी एएफ क्लाइमेट जहाँ की होती है वहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, वहाँ पर जनसंख्या कम देखने को मिलती है। इसके साथ में ही जहाँ मरुस्थलीय रीजन है वहाँ पर जनसंख्या कम दिखाई पड़ती है। जहाँ जिन क्षेत्रों की जनसंख्या जिन क्षेत्रों की जलवायु शुष्क होती है वहाँ पर जनसंख्या कम मिलती है। ठीक है, जहाँ की जलवायु शुष्क होती है अर्थात सम जलवायु जिन स्थानों की होती है वहाँ पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मिट्टी का प्रकार। तो सोइल है वो डिपेंड करती है कि वहाँ की जनसंख्या किस प्रकार की होगी, विरल होगी या फिर सघन होगी। ठीक है, मिट्टी से तात्पर्य है रेतीली मिट्टी है या फिर दोमट मिट्टी का क्षेत्र है या काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। जिन क्षेत्रों की मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं वहां पर लोग अधिक निवास करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक कारक है खनिज। जहां पर खनिज संसाधन अधिक मिलते हैं वहां पर लोग अधिक पाए जाते हैं। नगरीकरण, औद्योगिकरण यानी उद्योगों की उपलब्धता यानी कार्य मिलना। ठीक है, नगरीकरण आदि प्रभावित करते हैं जनसंख्या के वितरण को। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी प्रभावित करते हैं, कुछ धार्मिक कारक भी प्रभावित करते हैं, जैसे बच्चे भगवान की देन है तो ये धार्मिक कंसेप्ट यहाँ पर कार्य करता है। नेक्स्ट है अशांति या फिर कहीं खराब सामाजिक वातावरण मिलता है तो वहाँ पर जनसंख्या पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है, जनसंख्या का वितरण वहाँ कम दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक कारक प्रभावित करते हैं।
अस्थिर राजनीतिक स्थिति या फिर खराब कानूनी व्यवस्था जिन स्थानों की होती है वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। इसके विपरीत जहाँ पर सुशासन की व्यवस्था होती है वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि से तात्पर्य है कि जिन स्थानों की जनसंख्या है वो बढ़ रही है, कंटिन्यूस क्या कर रही है, बढ़ती है, तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होती है। एक समय विशेष के दौरान किसी क्षेत्र की जनसंख्या अगर बढ़ती है तो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। इसके साथ में ही ऋणात्मक से तात्पर्य है जब कमी दर्ज की जाती है जनसंख्या में, उसे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि के नाम से संबोधित किया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जन्म दर, मृत्यु दर। जन्म दर से अभिप्राय है अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर से तात्पर्य है कि 1000 स्त्रियों के द्वारा जितने जीवित बच्चे जन्म दिए गए हैं, ठीक है। अशोधित जन्म दर का अर्थ होता है कि 1000 स्त्रियों के द्वारा जितने जीवित बच्चे जन्म लिए हैं उन्हें अशोधित जन्म दर कहा जाता है। मान लीजिए अगर एक समय अंतराल के दौरान 1000 स्त्रियों के द्वारा 20 बच्चों को जन्म दिया गया और 20 बच्चे स्वस्थ हैं तो वहाँ की अशोधित जन्म दर 20 होगी। नेक्स्ट देखिए मृत्यु दर, सेम है, यहाँ भी अशोधित मृत्यु दर से तात्पर्य है कि एक वर्ष के दौरान किसी क्षेत्र में 1000 लोगों के ऊपर मरने वाले लोगों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रवास। प्रवास का अर्थ होता है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करके चले जाना या एक स्थान से दूसरे जगह पर जाकर रहने लग जाने की घटना को क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। प्रवास के प्रकार, तो 3 प्रकार से प्रवास हो सकता है। एक स्थायी, यानी यहाँ पर लोग परमानेंट जाकर के कहीं दूसरे स्थान पर अधिवास बना लेते हैं और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं, तो उसे स्थायी प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट है अस्थायी, जहाँ किसी कार्य के लिए या फिर जॉब के लिए जब लोग दिन के समय अपनी जॉब पर जाते हैं और शाम के समय अपने घर वापस लौट आते हैं, उसे अस्थायी प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट देखिए मौसमी प्रवास से तात्पर्य है कि जलवायु के कारण से, जलवायु में परिवर्तन होने के कारण से या अन्य किसी धार्मिक या किसी सांस्कृतिक कारक से या शिक्षा के कारण से लोग पलायन करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसे मौसमी प्रवास कहा जाता है। प्रवास की दिशाएं, गांव से गांव की ओर प्रवास हो सकता है, नगर से गांव की ओर हो सकता है, गांव से नगर की ओर हो सकता है और एक नगर से बड़े नगर की ओर प्रवास हो सकता है। नेक्स्ट देखिए प्रवासी किसे कहते हैं, जो मनुष्य प्रवास करके जाता है उसे प्रवासी कहलाते हैं। जो प्रवास करने वाला मनुष्य होता है उसे कहा जाता है प्रवासी। और अप्रवासी किसे कहते हैं, जो किसी नए स्थान पर जाकर रहने लगता है, यानी जो किसी स्थान पर नया है और आया है उसे कहते हैं अप्रवासी। और जिस स्थान से मनुष्य जाता है उसे कहा जाता है उत्प्रवासी। नेक्स्ट देखिए प्रवास का स्थान। प्रवास के लिए उद्गम स्थान वह स्थान होता है जहां से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे शहर के लिए जाता है और गंतव्य स्थान वह स्थान होता है जहां पर व्यक्ति दूसरे स्थान से आता है, ठीक है। मान लीजिए अगर आप दिल्ली से जाकर के मुंबई में रहने लगे तो दिल्ली आपका उद्गम स्थान और मुंबई आपका गंतव्य स्थान रहेगा। प्रवास के कारण प्रतिकर्ष कारक और अपकर्षण कारक। प्रतिकर्ष कारक का अभिप्राय है कि सुविधाओं की कमी होने के कारण से लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना प्रतिकर्ष कारक है। जैसे प्रतिकर्ष कारक वह कारक होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाकर रहने लग जाता है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी, रहन सहन की खराब स्थिति है, या फिर क्राइम बढ़ने की वजह से, या फिर धार्मिक दंगे फसाद या राजनीतिक व्यवस्था है वो विपरीत होती है, सामाजिक पिछड़ापन होता है, या फिर कोई भौगोलिक आपदाएं आ जाती हैं, भूकंप, ज्वालामुखी या फिर अन्य घटनाएं घटित होती हैं, लैंडस्लाइडिंग वगैरह। इसी के कारण से लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना
प्रतिकर्ष कारक कहलाता है। अपकर्ष कारक से अभिप्राय है जिसकी वजह से एक व्यक्ति किसी क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित होता है, यानी अच्छी सुविधाएं पाने के लिए अगर किसी स्थान पर जाया जाता है तो उसे अपकर्ष कारक कहा जाता है। इसके लिए रोजगार के अवसर या उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाना अपकर्ष कारक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? जब जनसंख्या के परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से तात्पर्य है कि किसी समय विशेष के दौरान कितनी मृत्यु हुई है और कितने जन्म हुए हैं के कारण से बढ़ने वाली जनसंख्या को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। अर्थात इसमें प्रवास को सम्मिलित नहीं किया जाता है, जन्म दर और मृत्यु दर को शामिल किया जाता है, प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, इसके अंदर प्राकृतिक जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ प्रवास को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, गांव से नगर, नगर से गांव या फिर एक छोटे नगर से बड़े नगर की ओर प्रवास कर जाने के बाद में भी लोगों की गणना की जाती है तो उसे जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहा जाता है। जनांकीय संक्रमण किसे कहते हैं? जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत वर्तमान में किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने और भविष्य में उसकी स्थिति का अनुमान लगाने में मदद करता है। तो जनांकीय संक्रमण से तात्पर्य है कि जनसंख्या में होने वाले बदलाव या जनसंख्या के अंतर्गत यानी जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या फिर लिंगानुपात में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं उन्हें जनांकीय संक्रमण कहा जाता है। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम स्टेज जो होती है इसमें इस अवस्था में किसी क्षेत्र की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को शामिल किया जाता है, दोनों उच्च होती हैं, यानी जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है, जिस वजह से जनसंख्या में वृद्धि दर धीमी होती है। क्यों? क्योंकि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है वो कैसी है? अधिक है, लेकिन इसके साथ में ही मृत्यु दर भी उच्च है, अर्थात शिशु मृत्यु दर भी उच्च है और इसी के साथ में वृद्ध मृत्यु दर भी उच्च है और यहाँ जीवन प्रत्याशा है वो कम है। अर्थात जन्म लेने वाले लोगों की संख्या तो अधिक है लेकिन मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या भी अधिक है। अर्थात जितने बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से कुछ बच्चे ही जीवित बच पाते हैं और इसी के साथ में ही मरने वाले लोगों की जो संख्या है अर्थात वृद्ध मृत्यु दर भी अधिक है, यानी लोग कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि नहीं आती है। लगातार ज़्यादातर लोग यहाँ के खेती में कार्य करते हैं, जीवन प्रत्याशा यहाँ कम होती है, अधिकतर लोग अशिक्षित होते हैं और विकास की दर यहाँ पर निम्न होती है। जनसंख्या संक्रमण की जो सेकेंड स्टेज आती है इस अवस्था में प्रारंभ में उच्च जन्म दर होती है, यानी प्रजनन दर उच्च होती है और समय के साथ साथ प्रजनन दर में कमी आती है और मृत्यु दर में भी कमी आती है। अर्थात प्रजनन दर जब घटती है और मृत्यु दर भी कम होती है, अर्थात यहाँ पर विकास की स्टेज आ चुकी है। चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के कारण से मृत्यु दर में कमी आती है, अर्थात जीवन प्रत्याशा बढ़ती है। इसी के कारण से यहाँ पर धनात्मक जनसंख्या की वृद्धि यानी जनसंख्या की वृद्धि होती है। इसमें थर्ड स्टेज जब आती है तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाते हैं, अर्थात जन्म लेने वाले लोग बच्चों की संख्या भी कम होती है, लेकिन इसके साथ में ही जितने लोग पहले जन्म ले चुके थे उनकी मृत्यु है वो कम होगी। ठीक है, प्राकृतिक मृत्यु दर को हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन चिकित्सा सुविधाओं के कारण से जीवन प्रत्याशा को बढ़ा सकते हैं और वो ही तृतीय अवस्था में बढ़ती है। जनसंख्या शिक्षित होती है, नगरों का विकास हो चुका होता है, औद्योगिकरण आने के कारण से रोजगार की प्राप्ति होती है और लोगों का जीवन स्तर है वो उच्च होता है। इसी के कारण से जन्म दर में गिरावट आती है और इसी के साथ चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के कारण से मृत्यु दर में भी कमी आती है। इस स्टेज में जनसंख्या नियंत्रित रहती है
इस प्रकार से ये 3 स्टेजेस थे। जनसंख्या वृद्धि के कारण जीवन प्रत्याशा में जब वृद्धि होती है, अर्थात लोग लंबी उम्र जीते हैं, तो जनसंख्या में वृद्धि अधिक देखने को मिलती है। परिवार नियोजन की कमी अगर होती है तो जनसंख्या में वृद्धि अधिक होती है, अर्थात जन्म दर उच्च होती है, इसी के कारण से जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बाल विवाह, यानी कम उम्र में या फिर अशिक्षा के प्रभाव के कारण से जनसंख्या में वृद्धि अधिक देखने को मिलती है। धार्मिक कारक और रूढ़िवादिता भी जनसंख्या की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट है गरीबी के अंतर्गत क्या होते हैं, मनुष्य आजीविका चलाने के लिए कि जितने अधिक बच्चे पैदा होंगे वो उतना ही रोजगार करेंगे, लेकिन इसके विपरीत गरीबी और भी अधिक प्रभावी रहती है, यानी और अधिक गरीब वो लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो गरीबी भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। अवैध प्रवासी, यानी बिना रोक टोक के दूसरे स्थान से लोग आकर के प्रवास कर जाते हैं, रहने लग जाते हैं, तो इसी के कारण से भी जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। जनसंख्या के फायदे क्या हो सकते हैं? जनसंख्या अगर अनुकूल है, ठीक है, यानी जितने संसाधन हमारे पास हैं उतनी ही जनसंख्या अगर हमारे पास में है, यानी जितनी जनसंख्या हमारे पास है उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं संसाधनों के अनुसार, तो उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या के फायदे क्या हो सकते हैं? जनसंख्या अगर कामकाजी है तो विकास की ओर देश उन्मुख होता है, अर्थात कार्यशील जो जनसंख्या है उसका अनुपात अगर अधिक है, यानी कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होने के कारण से जनसंख्या फायदेमंद होती है, यानी जनसंख्या प्रभावी होती है, लाभकारी होती है। नेक्स्ट देखिए मानव संसाधन में बढ़ोतरी। अगर भारत मानव संसाधन का बेहतर तरीके से उपयोग करे, यानी मनुष्य स्वयं एक संसाधन है, आर्थिक तौर पर जैसे कि कुशल श्रम में लोग लगे हैं, सस्ता लेबर उपलब्ध हो सकता है, तो जनसंख्या लाभकारी होती है। नेक्स्ट देखिए ज़्यादा जनसंख्या यानी बड़ा बाजार। जनसंख्या अगर अधिक होती है तो विदेशी कंपनियों के लिए भारत एक बहुत ही अनुकूल देश है, जहां पर उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक आसानी से जगह मिल जाती है। ठीक है, तो जितने प्रोडक्ट आप बनाते हैं या जितने भी उद्योग लगे हैं उनका यूज करने के लिए पॉपुलेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखिए अगर किसी देश के पास में पर्याप्त जनसंख्या है तो वहाँ का देश सुरक्षित होता है, अर्थात वहाँ पर सेना शक्तिशाली बनती है। जैसे भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या के उपाय। परिवार नियोजन से हम जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा सकते हैं। विवाह की एज को अगर बढ़ा देंगे तो जनसंख्या वृद्धि में कमी आएगी, संतुलित अनुपात होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार जब होता है तो मृत्यु दर पर रोक लगती है और इसी के साथ में ही जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। भूमि का उचित उपयोग हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या को रोकने के लिए शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता, यानी महिलाएं अगर शिक्षित हैं तो जनसंख्या वृद्धि में कमी आ सकती है। उचित औद्योगिकरण, बेहतर सरकारी नीतियां और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, ये सभी जनसंख्या वृद्धि की समस्या को कम करने के उपाय हैं। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकी पिरामिड जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ऐसा कौन सा संक्रमण स्टेज है जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है? प्राकृतिक परिवर्तन और अपरिष्कृत जन्म दर, प्राकृतिक परिवर्तन और शुद्ध प्रवास और प्रजनन दर, शुद्ध प्रवास और जन्म दर, अर्थात प्राकृतिक परिवर्तन तथा शुद्ध प्रवास। प्राकृतिक परिवर्तन से तात्पर्य है जन्म दर और मृत्यु दर, और शुद्ध प्रवास
यानी 3 कारक होते हैं जिसके कारण से वास्तविक जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है। तो इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, जनसंख्या भूगोल की शाखा है। जनसंख्या भूगोल किसकी शाखा है? भौतिक भूगोल या मानव भूगोल? मानव भूगोल की शाखा है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक कारक जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निर्धारित रूप में कार्य नहीं करता है? यानी शहरीकरण, कृषि पद्धति, खनिज संसाधनों की उपलब्धता या फिर राजनीतिक निर्णय। एग्रीकल्चर पैटर्न है वो डिसाइड नहीं करता है जनसंख्या के वितरण को। नेक्स्ट देखिए, कुल प्रजनन दर। यहाँ पे कृषि क्षेत्र नहीं है, ये एग्रीकल्चर पैटर्न है जो प्रभावित नहीं करता है। कृषि क्षेत्र प्रभावित करता है, कृषि भूमि प्रभावित करती है, कृषि की उपलब्धता, कृषि की उत्पादन भी प्रभावित करता है, लेकिन कृषि पद्धति प्रभावित नहीं करती है। कुल प्रजनन दर क्या है? कुल महिला जनसंख्या से विभाजित महिलाओं का जन्म। कुल प्रजनन दर क्या होती है? 1000 स्त्रियों के ऊपर प्रति जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। एक महिला को अपने जीवन काल में कितने बच्चे जन्म देने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? 1000 पुरुषों के प्रति महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? आयु संरचना, लिंग संरचना, साक्षरता। जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। निम्नलिखित संख्या में से कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कार्यशील जनसंख्या कौन से आयु वर्ग में आती है? 15 से 59, 15 से 65, 18 से 66, 15 से 64। तो 15 से 59 आयु वर्ग के लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। तो इसके साथ हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया पे। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ आई होगी और आपके लिए लाभान्वित रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.